गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह आईएफपीएच के हिंदी सत्र के 960वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड काल से निरंतर प्रतिदिन दैनिक वेबिनार का आयोजन करती आ रही है। शुरुआत में यह कार्यक्रम अंग्रेजी व मलयालम भाषा में आयोजित होता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस मंच का प्रमुख उद्देश्य होम्योपैथी से संबंधित ज्ञान से अधिक लोगों तक साझा करना है। अब आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि हैं वक्ता डॉक्टर अंशुल चहर। डॉक्टर अंशुल चहर विभाध्याक्ष एंड एसोसिएट प्रोफेसर है चिकित्सा पद्धति यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकरी राजस्थान में फ्रॉम जून 2023। मैम सहायक प्रोफेसर रह चुकी हैं वेल्फेयर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर 2017 से 2023 के बीच में। मैम ने अपनी बीएचएमएस कंप्लीट की है राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। मैम की एमडी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गुजरात और आगरा से। एंड मैम पीएचडी करंटली पीएचडी स्कॉलर है। मैम की एक बुक है सीओपीडी के ऊपर। एंड मैम ने कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसमें सम्मेलनों में अपने प्रकाशित किए हैं। अब मैं मुख्य अतिथि से विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू मैम, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आईएफपीएच टीम की संपूर्ण टीम तथा विशेष रूप से डॉक्टर मृदुल साहनी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दोबारा से प्रोवाइड करवाया है। और इसके साथ ही मैं आज के वेबिनार सत्र से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है ओस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर है, और ये टॉपिक मेरा सेलेक्ट करने का मेन रीजन है कि ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ओल्ड एज में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिजीज है और इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। मींस ओस्टियोआर्थराइटिस किसी को एक बार हो गया है तो वो उसकी प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं, लेकिन जितना वो हो चुका है उसको हम रोक नहीं सकते। तो इसकी प्रोग्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, होम्योपैथी से हम इसको कैसे रिलीव कर सकते हैं। दूसरा, जीरियाट्रिक एज ग्रुप में होता है मेनली ये डिजीज ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में पेशेंट्स को आप मेडिसिन के साथ साथ में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू बेटर पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिजीज की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया है। तो अब देरी ना करते हुए स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। ऑस्टियोआर्थराइटिस जीरियाट्रिक केयर एंड पेन मैनेजमेंट थ्रू होम्योपैथी, ये मेरा टॉपिक है। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा कि वेल नोन है, इसको सभी लोग मोस्टली ये मानते हैं कि वियर एंड टीयर की डिजीज है। मीन्स कोई भी जॉइंट है उसका लॉन्ग टर्म तक बहुत ज्यादा यूज किया गया है, उस वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। लेकिन अभी रिसेंट मॉडर्न कुछ स्टडीज हुई, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, उनमें ये चीज को डिनाई किया गया है कि वियर एंड टीयर की वजह से नहीं। क्योंकि कोई भी जॉइंट अगर मूवमेंट नहीं करेगा, स्टैंड स्टिल रहेगा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल किसी की है, तो उन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं इन कंपेयर टू जो फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे वियर एंड टीयर की जगह जनरल रिसेंट स्टडीज में ये आया कि वियर एंड टीयर की बजाय ये होना चाहिए कि किसी भी जॉइंट को बहुत ज्यादा एक ही टाइप से यूज करना, एक्सेसिव यूज, सिंगल वे में यूज करना, उस वजह से। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। मेनली इसमें प्रोग्रेसिव कार्टिलेज लॉस होती है और इसके साथ में ओस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और जॉइंट स्पेस नैरोइंग है। ये जॉइंट स्पेस जो हेल्दी जॉइंट है उसमें जॉइंट में स्पेस है, लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस के दौरान के बाद में, डेवलप होने के बाद में जॉइंट स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से पेन होगा और जो मूवमेंट है जॉइंट का, जितना भी जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो ये मेनली ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियो मींस बोन, आर्थ मींस रिलेटेड टू आर्थराइट, आर्थिक जो भी बोनी कंडीशंस होती है, और आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन जो है वो मिसनोमर है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है, जैसा कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस है वो इन्फ्लामेटरी है। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस है, आइटिस लग रहा है लेकिन ये मिसनोमर है आइटिस, यहाँ पे नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होता है। और मेनली ये वियर एंड टीयर की वजह से है, और पॉली आर्टिकुलर और मोनो आर्टिकुलर दोनों टाइप का हो सकता है, एक से ज्यादा जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं या फिर कोई सिंगल जॉइंट भी अफेक्टेड हो सकता है इसमें। ऑफन एसिमेट्रिक होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस जो था
वो होता है सिमेट्रिकल, लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एसिमेट्रिकल होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है नी जॉइंट में। नी जॉइंट के अलावा बाकी जितने भी जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वो एसिमेट्रिकली अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस वर्ल्ड वाइड है, और मेजर कॉज है हमारे बॉडी में लिमिटेड मोबिलिटी का। और जितने भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होते हैं उन सब का मेन सबसे बड़ा कॉज पॉजिटिव फैक्टर जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। प्रिविलेंस जो है इसकी एज के साथ में इंक्रीज होती है, और 50 ईयर्स के बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो यंग एज में बहुत रेयर होता है। 50 से पहले बहुत रेयर है, 50 के बाद में ही होता है। 50 से पहले अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है तो सेकेंडरी वाला होगा, मींस कोई ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो फिर वो बिफोर 50 हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये 50 के बाद होता है। फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है मीनोपोज के बाद में। क्यों ऐसा है? क्योंकि मीनोपोज के बाद में क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सडन ड्रॉप डाउन हो जाता है। और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारा बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस से रोकता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ाता है, और बॉडी में बोन डेंसिटी जो है उसको मेंटेन करके रखता है। इसलिए फीमेल्स में मीनोपोज के बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओबेसिटीज का बहुत मेन कॉज रहता है। ऐसा माना जाता है कि हर 5 केजी वेट गेन जो हो रहा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को 30 to 40% तक बढ़ा देता है। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग साइन है कि एवरी 5 केजी वेट गेन जो है वो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के रिस्क को 30 to 40% तक बढ़ा देता है। जेनेटिक फैक्टर 60% केसेस में। और जितने भी अडल्ट एज ग्रुप के जो लोग हैं जिनमें डिसेबिलिटी हो रही है किसी भी रीजन से, तो उसमें डिसेबिलिटी का मेन कॉज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। अब बात कि एडवांस एज के साथ में ऐसा क्या हो रहा है एज के साथ में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एज जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो फर्स्ट इसका रीजन है कि जैसे जैसे एज एडवांस होगी तो नेचुरल वियर एंड टीयर होता है जॉइंट का। कार्टिलेज जो है वो ग्रेजुअली वियर एंड टियर होने लग जाता है उनमें मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से। रीजनरेशन कैपेसिटी जो है कार्टिलेजेस की वो कम हो जाती है, और जॉइंट्स के बीच में जो साइनेबल फ्लूइड है वो कम हो जाता है। एंड हार्मोनल चेंजेस, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स जो है उनमें हार्मोनल चेंजेस और ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है उस वजह से। अब अ, बात आती है साइनोवियल जॉइंट की, क्योंकि जितने भी ओस्टियोआर्थराइटिस जिन जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है वो मेनली सारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, इसलिए हम एक स्टार्टिंग में एक बार साइनोवियल जॉइंट की एनाटॉमी देखेंगे। तो साइनोवियल जॉइंट्स जो भी होते हैं वो जितने भी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं जहाँ पे दो बोन आपकी जॉइंट बना रही है, जॉइंट फॉर्मिंग जो बोन्स होती हैं उनमें एंड एंड के साइड में ये पेरियोस्टियम होता है। और जो पेरियोस्टियम है ये बहुत ही पेनफुल और सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। ये पेरियोस्टियम है, ये बहुत सेंसिटिव और पेनफुल स्ट्रक्चर है। और इस बोन के सराउंडिंग जो जॉइंट पे जो बोन आ रही है, बोन बोन के सराउंडिंग शाइनी कार्टिलेज होती है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्लू कलर में, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये क्या क्या फंक्शन करती है? जब भी कोई जॉइंट मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल नी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो नी जॉइंट के मूवमेंट के टाइम पे जो भी शॉक लग रहा है मूवमेंट की वजह से, तो उस शॉक को ऑब्जर्व करता है और बोन को एक दूसरे के बीच में ग्लाइड करने में इजीली ग्लाइड हो पाता है। तो ये मेन फंक्शन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इसके सराउंडिंग रहता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है जो कि जिससे कि जिसके थ्रू जॉइंट को अपना न्यूट्रिशन मिलता है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होता है फाइब्रस कैप्सूल। तो ये सारा मिला के आर्टिकुलर कैप्सूल बनाता है, जॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। अब जो नी जॉइंट है उसमें इन सब के अलावा एक और कार्टिलेज होती है जिसे मेनिस्कस कहते हैं। और मेनिस्कस जो होती है वो जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है नी को, शॉक को अब्जॉर्ब करती है। और मेनिस्कस जो है वो दो टाइप के होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। मीडियल मीडियल साइड में है, लेटरल लेटरल साइड में। और ये शॉक एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो भी शॉक एब्जॉर्ब कर रही है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भी कुछ हद तक शॉक एब्जॉर्ब करता है। लेकिन मेनिस्कस का सबसे ज्यादा रोल होता है शॉक एब्जॉर्प्शन में। जैसे कि रनिंग वगैरह है या फिर बहुत जॉगिंग जो भी करते हैं उन सब में मेनिस्कस का सबसे ज्यादा रोल रहता है शॉक एब्जॉर्प्शन में। ये
मेनिस्कस है लेटरल एंड मीडियल। मीडियल साइड की जो मेनिस्कस होती है वो लार्ज होती है इन कंपेयर टू लेटरल। क्या होता है, बोन जॉइंट का डिजनरेशन होने लग जाता है, स्पेशली आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का सबसे ज्यादा डिजनरेशन होता है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज के डीजनरेशन की वजह से वो ब्रेक डाउन वहां पे ब्रेक हो जाएगी, डीजनरेशन हो जाएगा वहां पे। और उसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो डाउन हो जाएगा। और ये इनिशियल स्टेज में जॉइंट स्पेस नैरो होता है, उसकी वजह से ओनली माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है, एज के एडवांसमेंट के साथ में ये सिम्टम आने लग जाते हैं। लेकिन अगर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, तो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, जैसे कि दो बोन है, दोनों बोन के बीच में जो बोन के बीच का जो स्पेस था वो ही चला गया है। तो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में देर इज बोन ऑन बोन, बोन के ऊपर एकदम बोन हो गई, जो स्पेस था वो एकदम चला गया है। उस वजह से बहुत सीवियर पेन रहता है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग है, लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, फॉर्मेशन ऑफ बोन स्पर्स और ओस्टियोफाइट्स। अब बात आती है ओस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो रिस्क फैक्टर दो टाइप के होते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मींस जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इनमें एज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज, ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे ओल्ड एज की डिजीज है, तो एज एडवांसमेंट के साथ में ये होगी होगी। फीमेल जेंडर, फीमेल्स में ज्यादा होता है, स्पेशली मिनोपोज के बाद में। जेनेटिक हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करती है, मेनली प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में। एंड कंजेनाइटल एंड एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज होती है कुछ एक, जैसे कि जेनु वेरम, बोलेक्स, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में। और जेनु वेलगम, नॉक नीज, या फिर कोई प्रीवियस जॉइंट इंजरीज रही हैं, और मिनोपोज है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं, पेशेंट को हम लाइफस्टाइल या डाइट के बारे में कुछ सजेशंस देंगे मेडिसिन के साथ में। तो इन अगर पेशेंट इन रिस्क फैक्टर्स पे वर्क करता है तो लाइफ डेफिनेटली उसकी काफी सही हो जाएगी। तो इनमें आता है ओबेसिटी, मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, क्योंकि हर 5% वेट गेन के साथ में ओस्टियो आर्थराइटिस के चांसेस जो है वो 30 to 40% तक इंक्रीज हो जाते हैं। सेकंड आते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या फिर पेशेंट एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है उस कंडीशन में भी। थर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉज है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स। जैसे कि कुछ एक ऑक्यूपेशंस हैं, फॉर एग्जांपल रिपीटेटिव नीलिंग हो रहा है, कोई पेशेंट बहुत बार बार नीलिंग पोजीशन में बैठ रहा है, स्वेटिंग करना पड़ रहा है, या फिर हैवी वेट को लिफ्ट करना पड़ रहा है, इन वजह से भी उसको ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। देन आता है स्पोर्ट्स इंजरीज, एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेन, पुअर पोस्चर। आजकल बहुत ज्यादा वो मोबाइल या फिर स्लीपिंग पोस्चर भी प्रॉपर नहीं है, या फिर आपका गेट प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। डाइट एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिन पे पेशेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल। देन आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली 5 पॉइंट है। फर्स्ट है कार्टिलेज डैमेज। तो कार्टिलेज कार्टिलेज कौन सी डैमेज हो रही है यहाँ पे, मेनली आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाएगी। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या फंक्शन करी, मेनली जॉइंट का फ्री मूवमेंट जो है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराती है, और जॉइंट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो एज एडवांसमेंट के साथ साथ में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे इसमें इंजरी की वजह से, एजिंग के साथ की एजिंग की वजह से ये इलास्टिसिटी इसकी वीक हो जाती है, और ये वीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पैथोफिजियोलॉजी में, लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन। एडवांस एजमेंट के साथ जैसे जैसे एज एडवांस होगी तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपका कम होता जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बेसिकली जॉइंट के लिए एक ऑयल की तरह वर्क करता है, जिसके थ्रू जॉइंट प्रॉपर मूव कर पाता है। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होगा, ये जो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो एक तो उसका कंसिस्टेंसी वो थोड़ा थिक हो जाती है, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, इस वजह से लुब्रिकेशन जॉइंट में जो है वो कम होगा। और जो दो जॉइंट्स, दो बोन जो है जॉइंट पे, वो उनमें फ्रिक्शन होने लग जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज जॉइंट स्ट्रेस एंड बोन एक्सपोजर।
तो फर्स्ट था साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो गई है आपकी, आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्रेक हो गई है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपका थिक हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा, बोन जो है वो बोन की सरफेस एक्सपोज हो गई और वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही है। इसके बाद में इन सब की वजह से बोन क्या करेगी, ये सारा बोन पे इफेक्ट आया, तो इनके रिस्पॉन्स में बोन क्या करेगी, तो इनके रिस्पॉन्स में बोनी रिस्पॉन्स क्या है, ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। इन सब के रिस्पॉन्स में बोन जो है, जॉइंट पे जो बोन आ रही है वो आपका ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन बनाने ओस्टियोफाइट्स बनाने लग जाती है। तो बॉडी ट्राइज टू रिपेयर डैमेज, सो न्यू एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ जॉइंट पे होने लग जाती है। जो न्यू एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोफाइट्स और बोन स्पर्स। अब ये जो ओस्टियोफाइट्स या बोन स्पर्स हैं, ये जॉइंट के पे एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गई है और जॉइंट स्पेस ऑलरेडी बहुत नैरो हो चुका है, तो ये वहां पे क्या कॉज करेगा, बहुत सीवियर पेन होगा, जॉइंट में स्टिफनेस हो जाएगी, और जो जॉइंट की प्रॉपर रेंज ऑफ मूवमेंट है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाता है। ये जॉइंट नैरोइंग हो चुकी है और ओस्टियोफाइट्स बिल्डअप हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, साइनोवाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मेनली दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो इडियोपैथिक है, यानी कि मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, और ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होगा, और रेयर बिफोर द एज ऑफ 40, क्योंकि एज एडवांसमेंट के साथ में हो रहा है, तो 40 से पहले की एज में ये बहुत रेयर है। प्रिवेलेंस जो है वो एज के साथ में इंक्रीज होती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पर्टिकुलरली हैंड आर्थराइटिस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है। अब प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये तीन टाइप का होता है, लोकलाइज, जनरलाइज और इरोजिव। लोकलाइज्ड, लोकलाइज के एग्जांपल है जैसे हैंड्स है, हैंड्स में दो टाइप की डिफॉर्मिटीज आती हैं, हेबर्डन और बुचार्ड्स नोड। फीट में होता है हेलिक्स वल्गस एंड हेलिक्स लिमिटस। हिप और नी में और स्पाइन में एपोफाइजियल जॉइंट्स में इफेक्ट होता है। जनरलाइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं, और इरोजिव में इन्फ्लामेशन रहता है। जैसे कि प्राइमरी था, प्राइमरी इडियोपैथिक है, इसमें कोई प्रिसीडिंग इंजरी का फैक्टर नहीं है, ये एज एडवांसमेंट के साथ में होती है। तो प्राइमरी के तीन टाइप थे, लोकलाइज, जनरलाइज और इरोजिव। लोकलाइज में ओनली वन जॉइंट अफेक्ट है, जनरलाइज में थ्री और मोर जॉइंट अफेक्टेड होते हैं, और इरोजिव में इंफ्लामेटरी सब टाइप है जो कि मेनली हैंड जॉइंट को अफेक्ट करता है। और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कोई ना कोई कॉज की वजह से हो रहा है। प्राइमरी जो था वो इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक प्लस एल्डरली एज ग्रुप में हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो कोई ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की वजह से हो रहा है, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया, इसीलिए ये यंग एज में भी हो सकता है, क्योंकि ट्रॉमा या फिर कोई मेटाबॉलिक डिजीज है वो कभी भी किसी भी एज में हो सकती है। इसलिए सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बिलो 40 की एज में हो सकता है, लेकिन प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बिलो 50 की एज में बहुत रेयर है। और इसके कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जैसे कि ट्रॉमा, फ्रैक्चर अराउंड द जॉइंट, प्रीवियस कोई जॉइंट सर्जरी हुआ है, इन्फ्लामेटरी डिजीज कोई रही हो जैसे कि रिमेटोइड आर्थराइटिस है, गाउट है, इन्फेक्शन है, मेटाबॉलिक डिजीजेस फॉर एग्जांपल डायबिटीज, कंजेनाइटल कुछ डिफॉर्मिटीज हैं जैसे कि लेग लेंथ प्रॉपर नहीं है, या फिर हिप हिप डिस्प्लेसिया है, उस कंडीशन में हो सकता है, या फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो ये कुछ एक कॉमन कंडीशंस हैं। और अफेक्टेड जॉइंट, कौन सा जॉइंट अफेक्ट होगा सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो ये भी डिपेंड करता है। प्राइमरी के अंदर तो फिक्स है, बॉडी के कौन कौन से जॉइंट अफेक्ट होंगे वो मोस्टली आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से जॉइंट में कितने परसेंटेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। तो प्राइमरी का तो फिक्स है, लेकिन सेकेंडरी का क्या है, जहां पे ट्रॉमा हुआ है, जहां पे कोई सर्जरी हुई, या तो वो एरियाज, या फिर ये हमने कॉमन कॉजेज देखे उनके बेसिस पे वो पर्टिकुलर जॉइंट अफेक्ट होगा। डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है, तो कॉजेज की अगर बात की जाए तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो नेचुरल डिजनरेशन की वजह से हो रहा है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो प्रीवियस कोई डिजीज या फिर इंजरी की वजह से होता है। एज की बात की जाए तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो अडल्ट्स में होता है, ओल्डर एज ग्रुप वाले जो पर्सन हैं मोर देन 50 ईयर की एज में होता है। और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो किसी भी एज में हो सकता है। जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो प्राइमरी आर्थराइटिस जो है वो उसमें मल्टीपल जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी में यूजुअली सिंगल
और स्पेसिफिक कोई जॉइंट अफेक्ट होता है। प्रोग्रेशन की बात की जाए तो प्राइमरी जो है वो एज एडवांसमेंट के साथ में तो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो फास्ट ग्रो करेगा, फास्टली बढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉज। रिस्क फैक्टर की अगर बात की जाए तो प्राइमरी के हैं एज एडवांसमेंट, ओबेसिटी, जेनेटिक्स, और सेकेंडरी का मेन कॉज होता है ट्रोमा। अब बात आती है कॉमनली अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। सेकेंडरी में तो कॉमनली अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि वो तो जहाँ पे कोई इंजरी हुई उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन प्राइमरी जो है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा। तो इसमें फर्स्ट है नी जॉइंट। सबसे ज्यादा कॉमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो नी जॉइंट में होता है। और नी की बात की जाए तो नी जॉइंट में मीडियल कंपार्टमेंट में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू लेटरल कंपार्टमेंट। नी का जो मीडियल साइड है, ये इस इमेज में जो रेड कलर से जो आ रहा है, ये मीडियल साइड है नी का, ये ज्यादा अफेक्ट होगा इन कंपेयर टू लेटरल। और इसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी डेवलप होती है नीज में, वो है वेरस डिफॉर्मिटी या फिर बो लेग। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि मिडिल साइड में ही ओस्टियोआर्थराइटिस जो है नी का वो ज्यादा क्यों होता है। क्योंकि इन मोस्ट पीपल बॉडी वेट नेचुरली पास थ्रू द मीडियल कंपार्टमेंट, नॉट एग्जैक्टली द सेंटर। बॉडी वेट जो है वो भी आपका एकदम सेंटर से पास नहीं होता, मीडियल कंपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा रहता है बॉडी वेट आपका। जो जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी वेट मिडिल साइड ऑफ द नी पे ज्यादा रहता है इन कंपेयर टू मीडियल और लेटरल। ठीक है। तो इस वजह से दैट मेक्स मिडिल साइड बियर मोर वेट। इसकी वजह से मिडिल साइड में बॉडी वेट ज्यादा जा रहा है, तो मिडिल साइड में ज्यादा बॉडी वेट रहेगा। और ज्यादा बॉडी वेट रहेगा तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा लोड कॉजेज मोर वियर एंड टियर ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है। और दिस कार्टिलेज ऑन द मिडिल साइड, इसकी वजह से क्या होगा, मिडिल साइड के जो कार्टिलेज है वो वॉर्न आउट हो जाएंगी, और जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो हो जाएगा। ये मिडिल साइड का जॉइंट स्पेस है वो नैरो डाउन हो जाएगा। और इस वजह से मिडिल साइड का जो नी जॉइंट है वो वहां पे थिन हो गया। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो गई है, तो वो थिन हो गई, वहां पे स्पेस जॉइंट में है वो कम हो गया। उस वजह से मिडिल साइड का जो नी है वो शॉर्टर हो जाएगा। और इस वजह से जो डिफॉर्मिटी डेवलप होगी वो होगी वेरस डिफॉर्मिटी। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स में फर्स्ट बॉडी पार्ट आता है नी जॉइंट, जो कि मोस्ट कॉमन है। नी जॉइंट में भी अगर बात की जाए तो मिडिल कंपार्टमेंट जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसी वजह से वेरस डिफॉर्मिटी जो है नी में, वो लेग की डिफॉर्मिटी जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है इन कंपेयर टू वल्गस डिफॉर्मिटी। और सेकंड आता है लेटरल कार्टिलेज। फर्स्ट साइड में हमने देखा कि मिडिल मिडिल साइड का अफेक्ट हो रहा है। अब अगर लेटरल साइड का अफेक्ट होगा तो कौन सी डिफॉर्मिटी होगी, वल्गस या फिर नॉक नी डिफॉर्मिटी होती है। और वल्गस जो है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि वल्गस डिफॉर्मिटी जो है वो कम होती है इन कंपेयर टू वेरस डिफॉर्मिटी। ये कम क्यों होती है, वल्गस डिफॉर्मिटी इज लेस कॉमन बिकॉज लेटरल साइड बियर लेस लोड। क्योंकि बॉडी का मैक्सिमम लोड आपकी मिडिल साइड में आता है, तो लेस लोड हो रहा है, कम लोड आ रहा है लेटरल साइड पे। और लेटरल साइड कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है और प्रोटेक्टेड रहती है। और दूसरा तीसरा कॉज है मिडिल मेनिस्कस जो है वो भी इस साइड में, लेटरल साइड में लार्ज होती है और डीजनरेट नहीं हो पाती। इस वजह से लेटरल साइड जो है वो लेस फ्रिक्वेंटली डैमेज होती है, और वहां पे वल्गस डिफॉर्मिटी जो है वो ये वेरस डिफॉर्मिटी जो है वो ज्यादा कॉमन होती है इन कंपेयर टू वल्गस डिफॉर्मिटी। अब बात आती है कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, इसमें पेशेंट को मेनली जो कंप्लेंट रहती है वो होती है या तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स के टाइम पे या फिर स्वेटिंग के टाइम पे। सबसे ज्यादा इनिशियल जो सिम्टम, इनिशियल कंप्लेंट जो आती है पेशेंट को, वो आती है क्लाइंबिंग स्टेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है या फिर स्वेटिंग पोजिशन में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, तो पटेलोफिमोरल जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व होता है स्वेटिंग में और क्लाइंबिंग स्ट्रेस में, दोनों ही मोमेंट्स में पटेलोफिमोरल जॉइंट अफेक्टेड हो रहा है, इन्वॉल्व रहता है। और पटेलोफिमोरल जॉइंट अफेक्ट है इस और ये इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जब भी नॉर्मल पर्सन, हम जब नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का 1 to 1.5 टाइम्स बॉडी वेट जो है वो नीज पे जाता है। और वो ही हम स्टेयर्स को क्लाइंब करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, उस टाइम पे हमारा बॉडी वेट जो है वो 3 to 4 टाइम्स नी पे जाता है। और स्वेटिंग के टाइम पे 5 to 7 टाइम्स बॉडी वेट जाता है। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा लोड है, बोन आपकी ऑलरेडी बहुत थिन है, कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, बोन ऑलरेडी थिन है, ओस्टियोफाइट्स डेवलप हो चुके हैं।
तो बोन डायरेक्टली बोन टू बोन स्ट्रेस डेवलप हो ही चुका है, और उसमें बॉडी वेट भी आपका इतना टाइम्स बढ़ गया है। इस वजह से क्लाइंबिंग स्ट्रेस और स्क्वेटिंग की पोजीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन सबसे ज्यादा रहता है। दूसरा, फर्स्ट जो कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट था वो था नी जॉइंट। नी में भी मिडिल कंपार्टमेंट ज्यादा था, इसी वजह से वेरस डिफॉर्मिटी थी। सेकंड जो जॉइंट अफेक्ट हो रहा है वो हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो सेकंड नंबर पे जो बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो अफेक्ट कर रहा है बॉडी को, वो फर्स्ट नंबर पे नी को, सेकंड नंबर पे हिप जॉइंट को। देन आता है स्पाइन। स्पाइन में सर्वाइकल और लंबर। सर्वाइकल को अफेक्ट करेगा तो स्पोंडोलाइसिस है, स्टिफनेस है, और सर्वाइकल को अफेक्शन की वजह से जो पेन जो है वो रेडिएट कर सकते हैं आर्म्स में। और लंबर पे अफेक्ट, लंबर रीजन पे अफेक्ट आएगा तो बैक पेन, नेक पेन, स्टिफनेस, रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी और नर्व कंप्रेशन हो सकता है। अब हैंड्स की बात की जाए तो हैंड्स में डीआईपी जॉइंट एंड पीआईपी जॉइंट, ये दोनों अफेक्ट रहते हैं। डीआईपी जॉइंट जो है उसमें जो डिफॉर्मिटी होगी उसको हेबर्डेंस नोड बोलते हैं। डीआईपी जॉइंट क्या है? लास्ट नकल जॉइंट होता है फिंगर्स का, ठीक है। और ये डीआईपी जॉइंट का जो अफेक्शन हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो 60% इंडिविजुअल जो 60 ईयर से ज्यादा एज के हैं उनमें डीआईपी जॉइंट अफेक्टेड रहता ही रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में। और उनमें एक नोड्स डेवलप हो जाती हैं, बोनी ग्रोथ डेवलप हो जाती है, जिसे हम हेबर्डेंस नोड कहते हैं। दूसरा जो हैंड्स में अफेक्टेड जॉइंट होता है वो पीआईपी है। पीआईपी डीआईपी के कंपेयर में थोड़ा कम इफेक्ट होता है, और यहाँ पे जो नोड्स डेवलप होते हैं वो बचार्ड्स नोड है। तीसरा जो आता है वो म्यूकस सिस्ट और म्यूकस गैंग्लियन सिस्ट डेवलप हो जाती है। ये कहाँ होगी? ये भी डीआईपी जॉइंट के ऊपर होती है। नेल, जो फिंगर्स पे हमारे नेल होते हैं, नेल के जस्ट पास में ये म्यूकस सिस्ट है। तो म्यूकस सिस्ट भी डीआईपी जॉइंट पे फिंगर नेल के पास में डेवलप हो जाती है। और फोर्थ करेक्टरिस्टिक आता है हैंड्स में फर्स्ट सीएमसी। फर्स्ट सीएमसी जो जॉइंट है ये अफेक्ट होगा, और इसकी वजह से ग्रिपिंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और जो जॉइंट अफेक्ट नहीं होता हैंड्स में वो है एमसीपी जॉइंट। एमसीपी जॉइंट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में अफेक्ट नहीं होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट है हेबर्डन नोड डीआईपी जॉइंट पे, बर्चर्ड्स नोड पीआईपी जॉइंट्स पे म्यूकस सिस्ट डेवलप हो जाती है। देन आता है एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नी ओए है वो सबसे ज्यादा था, प्रीवियस स्लाइड में हमने देख लिया था। मिडिल कंपार्टमेंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू लेटरल कंपार्टमेंट। हिप ओए, हैंड ओए, हैंड में है डीआईपी, पीआईपी एंड फर्स्ट सीएमसी। स्पाइन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें फेसेट जॉइंट होते हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इसके अलावा फुट और एंकल जॉइंट है वो भी बहुत अफेक्टेड रहते हैं। फुट की अगर बात की जाए तो फुट में फर्स्ट एमटीपी जॉइंट जो है, बिग टो जो है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो होता है, वहां पे एक डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है जिसे हम हेलुक्स रिजिडस कहते हैं। हेलुक्स रिजिडस फर्स्ट मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट पे होता है। दूसरा ये हेलुक्स रिजिडस और हेलुक्स लिमिटस जो है हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा मिड फुट जॉइंट जो है वो अफेक्ट होता है, और सबटेलर जॉइंट जो है वो भी अफेक्ट होता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो सेकंड पिक्चर में जो ऑरेंज कलर में है वो फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जैसे कि शोल्डर है, हिप है, नीज जॉइंट है, और डीआईपी। डीआईपी जॉइंट सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है हैंड्स में, और इसके अलावा सीएमसी जॉइंट हो गया। पीआईपी थोड़ा कम अफेक्टेड होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन 75% स्पाइन है, 60% हैंड्स अफेक्ट रहते हैं, 30% जो डिसेबिलिटी होती है, जिन भी लोगों में नी डिफॉर्मिटीज जो होती हैं, डिसेबिलिटी होती हैं, वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती हैं, और 10% हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती हैं। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में काफी कुछ वैसे आ चुका है। तो मेन जो सिम्टम है इसका वो है जॉइंट पेन, मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। लेकिन इसका जो पेन का करेक्टरिस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन जो होगा वो इंक्रीज होता है मूवमेंट के टाइम पे, कोई भी एक्टिविटी करने से, और पेशेंट को आराम मिलता है रेस्ट करने से। और पेन वर्स करता है इन द इवनिंग, जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है तो पेन पेशेंट का वर्स करता जाता है। और सबसे ज्यादा वर्स कब होगा? क्लाइंबिंग स्टेयर्स के टाइम पे, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस और स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। सेकेंड सिम्टम आता है मॉर्निंग स्टिफनेस।
मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो लास्ट फॉर लेस देन 30 मिनट। ऑस्टियो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो मोर देन 1 आवर रहती है, लेकिन यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो लेस देन 30 मिनट एग्जिस्ट करती है। और ये मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो पेशेंट अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, वार्म अप एक्सरसाइज करेगा, तो उसको आराम मिलता है उसमें। थर्ड सिम्टम आता है स्वेलिंग एंड जॉइंट डिफ्यूजन। माइल्ड टू मॉडरेट स्वेलिंग रहती है जॉइंट के अराउंडिंग। अब ये जो स्वेलिंग है ये बोनी स्वेलिंग होती है यहाँ पे, बोन, क्योंकि बोन में डिफॉर्मिटी है, तो ये मस्कुलर स्वेलिंग नहीं है, ये बोनी स्वेल बोन बोन जो है, बोन में एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसकी वजह से वो स्वेलिंग वहां पे दिखती है। फोर्थ नंबर पे आता है क्रेपिटस। क्रेपिटस क्या होती है? क्रैकलिंग साउंड होती है जब भी जॉइंट मूवमेंट करता है, तो ये इस टाइप से क्रैकलिंग साउंड होती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि बोन 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 टू बोन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई है, तो वो रब रब करती है, उस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो है क्रेपिटस। फिफ्थ सिम्टम है रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। डिफिकल्टी, जो भी जॉइंट अफेक्ट हुआ है, जिसका जो जितना रेंज ऑफ मोशन है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है, और डेली टास्क भी डिफिकल्ट हो जाते हैं, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, स्क्वेटिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जॉइंट डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं, बोनी इनलार्जमेंट ड्यू टू ओस्टियोफाइट्स। और विजिबल डिफॉर्मिटीज जो हैं वो हेबर्डन नोड्स डीआईपी जॉइंट पे, और बोचार्ड्स नोड पीआईपी जॉइंट पे। और लेग्स में, अगर लेग्स की बात की जाए तो बो लेग और नॉकनी, जेनु वल्गस और जेनु वेरिस। मसल्स भी वीक हो जाती हैं, मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। और अब आता है गेट, नी ओए और हिप ओए। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप, इन दोनों के केस में दो मेन टाइप के गेट डिफरेंसेस आते हैं। फर्स्ट है एंटाल्जिक गेट। एंटाल्जिक गेट में क्या होता है? पेशेंट वॉक विथ ए लिम्प ऑन द, टू अवॉइड पेन। पेन को अवॉइड करने के लिए पेशेंट क्या लिम्पिंग मोशन में चलता है। इसमें क्या हो रहा है? शॉर्टेंड स्टेप लेंथ, मतलब मींस पेशेंट की जो स्पीड है चलने की वो स्लो हो जाती है, स्लो पेस से चलता है। एंटाल्जिक गेट अकर्स बिकॉज पेन ड्यूरिंग वेट बेयरिंग मेक्स द पेशेंट शॉर्टन द स्ट्रेंथ स्पेस। स्ट्रेंथ स्पेस होता है कि पेशेंट का जो फुट है वो जितना हवा में कितना रह रहा है, स्ट्रेंथ स्पेस, तो वो जो फेज है वो उसका कम हो जाता है अफेक्टेड साइड में। इसकी वजह से उसका मूवमेंट, जो मोशन जो है वो लिम्प मूवमेंट होता है। जैसे कि ये गेट साइकिल जो होती है, गेट साइकिल में एक तो होता है स्टैंड फेज, एक होता है स्विंग फेज। स्टैंड फेज जो होता है जब आपका फुट जो ग्राउंड पे कितनी देर रह रहा है, वो आता है स्टैंड फेज में। 60% जो गेट साइकिल होता है, हम जो चलते हैं हमारा 60% टाइम में हमारा जो फुट है वो ग्राउंड पे टच रहता है। स्विंग फेज है 40% होता है गेट साइकिल का, जब फुट हमारा एयर में रहता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ से अफेक्ट हो रही है। स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है? आपका फुट जो है वो एयर में है। तो जो एंटाल्जिक गेट है इसमें पेन, वेट बेरिंग जो फुट है उसमें बहुत पेन होता है, तो पेशेंट जो स्ट्रेंथ फेस को शॉर्ट कर देता है, और इस वजह से प्रोटेक्टिव लिम्प मूवमेंट होता है चलते टाइम। ये एंटाल्जिक गेट है। दूसरा जो गेट एबनॉर्मलिटी आती है, ये टेंडलबर्ग गेट और वाडलिंग गेट और लर्चिंग गेट। इसमें क्या होगा? ड्रॉपिंग ऑफ पेल्विस ऑन द अपोजिट साइड। जैसे ये नॉर्मल गेट है, ये नॉर्मल पेशेंट चल रहा है तो दोनों हिप जो है वो इक्वल लेवल पे रहते हैं। लेकिन वाडलिंग गेट में क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ द पेल्विस ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में हिप ड्रॉप कर जाता है ड्यू टू वीक ग्लूटियस मीडियस मसल। ग्लूटियस मीडियस मसल की वीकनेस की वजह से पेल्विस ड्रॉप्स ऑन द स्विंग साइड। स्विंग साइड क्या होगी? जब फुट आपका एयर में है उस साइड पे जो पेल्विस वो ड्रॉप कर जाता है, और ट्रंक जो है आपका, बॉडी जो है वो अपोजिट साइड में लीन कर जाता है। तो ये जो जॉइंट का मूवमेंट, जो ये गेट है वो होता है वाडलिंग गेट और लर्चिंग गेट, जो कि हिप ओए की वजह से होता है। नेक्स्ट जो फुट में प्रॉब्लम आती है वो है हेलुक्स लिमिटस या हेलुक्स रिजिडस। हेलुक्स लिमिटस क्या होता है? लिमिटेड मूवमेंट ऑफ द बिग टो। बिग टो का मोमेंट जो वो लिमिटेड हो जाता है, टो स्टिल मूव से लिटिल। ये लिमिटस है, लिमिटस मींस लिमिटेड मोमेंट से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिग टो का जो डॉर्सिफ्लेक्शन है वो बहुत कम होने लग जाता है, कम होता है। मोमेंट है एकदम रिजिडिटी नहीं आई, स्लाइट मोमेंट कम हो गया है, ये अर्ली स्टेज है। और यहाँ पे पेन होता है ओनली व्हेन बेंडिंग द टो ड्यूरिंग वॉकिंग।
वॉकिंग के टाइम पे जो टो है, टो का डोर्सिफ्लेक्शन जो होता है वो मोमेंट इसमें पेनफुल होता है, बस इतना है। बाकी मोमेंट इसमें रहता है। तो ये हेलुक्स लिमिटस है। और इसी में ये स्टेज जो एडवांस कंडीशन हो जाएगी वो होती है हेलुक्स रिजिडस। इसमें जो बिग टो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं रह पाती है और बिग टो बहुत रिजिड हो जाता है। ये लेट और एडवांस स्टेज होती है। बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाएगी, स्वेलिंग होगी और डिफिकल्टी होगी बहुत सीवियर वॉकिंग में। तो नॉर्मल रेंज में डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है इसका बिग टो का। हेलुक्स लिमिटस में जो डोर्सिफ्लेक्शन जितना हो रहा था उससे काफी कम हो गया है। और हेलुक्स रिजिडस में जो है बिग टो का मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो इनमें डिफरेंस की अगर बात की जाए तो हेलुक्स लिमिटस है, लिमिटेड मूवमेंट होता है बिग टो का। इसमें पेन व्हेन वॉकिंग, रिड्यूस्ड अपवर्ड मोशन और स्वेलिंग, ये अर्ली स्टेज है। और हेलुक्स रिजिडस जो है वो कंप्लीट लॉस ऑफ मोमेंट हो जाता है, जॉइंट स्टिफ हो जाएगा और यहाँ पे सीवियर पेन है। और यहाँ पे बोन स्पर्स और ओस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं और एडवांस स्टेज होती है ये। अब नेक्स्ट आता है ओस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में मेनली 4 स्टेज होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। माइल्ड में इनिशियल कंडीशन है, सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली एक्टिविटी पे, माइल्ड एक्टिविटी के बाद में स्टिफनेस रहती है थोड़ा बहुत मॉर्निंग में। और ये वेट मैनेजमेंट से, वेट कंट्रोल से, एक्सरसाइज करने से ये कंडीशन को प्रोग्रेस होने से रोका जा सकता है। सेकेंड स्टेज आती है मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में पेन बहुत लंबे टाइम तक चलने से, बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहने से होता है। इसके साथ में मॉडरेट स्टेज में क्रेपिटस स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को और माइल्ड स्वेलिंग भी रहती है जॉइंट पे। और यहाँ पे ओस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन का मैनेजमेंट है फिजियोथेरेपी या एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट अगर पेशेंट को सजेस्ट की जाए तो उससे इस कंडीशन की प्रोग्रेशन को भी रोका जा सकता है। थर्ड स्टेज होती है सीवियर। इसमें डेली रूटीन में भी पेशेंट को पेन रहने लग जाता है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट में स्वेलिंग होगी, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन और नाइट पेन भी, सीवियर कंडीशन में नाइट पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मार्क नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस में बहुत ज्यादा नैरोइंग होगी, कार्टिलेज थिनिंग हो जाएगी। और ये स्ट्रॉन्गर पेन मैनेजमेंट नीडेड होता है, यहाँ पे मेडिकेशन हैं, इंजेक्शन हैं। इसके साथ साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी नीड रहती है। वेरी सीवियर कंडीशन जो होगी, वेरी सीवियर स्टेज जो होती है उसमें सीवियर पेन होगा, डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, जैसे ये जेनु वेरस वल्गस, हेबर्डन नोड्स, ये सब डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है, वॉकिंग डिफिकल्टी हो जाएगी और डायरेक्ट बोन ऑन बोन कांटेक्ट आ जाती है। और जो ओस्टियोफाइट्स जो पहले स्मॉल थे अब वो ओस्टियोफाइट्स भी लार्ज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में मॉडर्न मेडिसिन में ओनली सिंगल ट्रीटमेंट रहता है, सर्जरी या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब आता है अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पे भी हुआ है, जिस भी जॉइंट में हुआ है, तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो इंस्पेक्शन, फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो अफेक्टेड जॉइंट को अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमें स्वेलिंग मिलेगी और स्वेलिंग जो है वो यूजुअली बोनी होती है, सॉफ्ट टिश्यूज की स्वेलिंग नहीं होती है यहाँ पे। और जॉइंट में डिफॉर्मिटीज मिल सकती हैं जैसे कि जेनुवेरस और वल्गस, हेबर्डन नोड्स मिल सकते हैं डीआईपी जॉइंट्स में, पीआईपी जॉइंट्स में बुचार्ड्स नोड्स मिल सकते हैं और हेलुस वल्गस और हेलुक्स रिजिडस मिल सकता है। इसके अलावा मसल्स की वॉस्टिंग मिल सकती है और गेट डिफॉर्मिटीज थी जैसे एंटाल्जिक गेट और वैडलिंग गेट। और जॉइंट का जो अलाइनमेंट है वो भी आपको डिस्टर्ब मिलेगा। तो ये इंस्पेक्शन में ये चीजें हमें पेशेंट को दिखेंगी, पेशेंट पे। नेक्स्ट पाल्पेशन अगर हम करते हैं, अफेक्टेड जॉइंट को पाल्पेट करके देखेंगे तो वहां पे जॉइंट में टेंडरनेस मिलेगी। अगर पेशेंट जॉइंट का मूवमेंट कर रहा है तो वहां पे क्रेपिटस साउंड आएगी। प्लस जो अफेक्टेड जॉइंट है वो वहां पे टेम्परेचर यूजुअली नॉर्मल रहेगा, थोड़ा बहुत वार्मथ रह सकता है। रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। एक्सटेंशन, अगर नी अफेक्टेड है तो वहां पे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन इन दोनों में प्रॉब्लम आएगी। और अगर टो अफेक्ट है, आपका बिग टो अफेक्ट है, तो रिड्यूस डॉर्सिफ्लेक्शन रहेगा। फिर आता है पेन एट द एंड रेंज। जैसे ही जॉइंट को जितना मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट अपन करवा सकते हैं, जितना उसका मूवमेंट हो सकता है उतना मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट के टाइम पे, एट द एंड ऑफ द दैट मूवमेंट पेशेंट को बहुत सीवियर पेन रहता है, उसे हम बोलते हैं पेन एट द एंड रेंज। मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी लेस देन 30 मिनट्स। मोमेंट रिलेटेड फाइंडिंग्स हैं, पेन इंक्रीज होगा एक्टिविटी के साथ में, रेस्ट से इंप्रूव होता है, क्रेपिटस सुनाई देंगी, डिफिकल्टी होगी पेशेंट को क्लाइंबिंग स्टेयर्स में, स्वेटिंग में और सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में।
अब आता है इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात की जाए तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन मेनली इसमें करवाते हैं। तो मेन जो इसका इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे है। एक्सरे इसका फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब हम एक्सरे कौन कौन से व्यू हम पेशेंट के करवाते हैं, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, लेटरल और स्टैंडिंग। यहाँ पे स्टैंडिंग किस लिए करवाते हैं, ताकि जॉइंट स्पेस का असेसमेंट किया जा सके कि जॉइंट स्पेस कितना नैरो हो चुका है। तो एक्सरे फाइंडिंग में हमें क्या क्या मिलेगा, ओस्टियोफाइट्स मिलेंगे हमें, और इसके अलावा जॉइंट स्पेस नैरोइंग मिलेगी, ओस्टियोफाइट्स दिखेंगे। एक्सरे चेंजेस का अगर न्यूमोनिक की बात की जाए कि एक्सरे चेंजेस क्या क्या होंगे, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा न्यूमोनिक है, LOSS, लॉस। एल फॉर लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस। यहाँ पे जॉइंट स्पेस कम हो गया है, जॉइंट स्पेस बिकम नैरोअर एंड बोन बिकम कम टू क्लोजर टू ईच अदर। नेक्स्ट एल फॉर लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस हो गया। ओ फॉर ओस्टियोफाइट्स, ओस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं। एस फॉर सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस। सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस क्या होता है, जो जॉइंट स्पेस जो है, जॉइंट स्पेस कम हो गया, जॉइंट एक जो बोन्स हो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ गई, तो वहां पे उस जगह पे बोन जो है बहुत रिजिड हो जाती हैं, बहुत हार्ड हो जाती हैं, उसे बोलेंगे सब आर्टिकुलर स्क्लेरोसिस। और नेक्स्ट दूसरे एस का मीनिंग है सब कॉन्ड्रल सिस्ट। और जॉइंट स्पेस के पास में छोटी छोटी फ्लूइड फिल्ड सब कॉन्ड्रल सिस्ट भी डेवलप हो जाती हैं। तो एक्सरे में ये चार फाइंडिंग हमें मिलती हैं। फिर आता है एमआरआई। एमआरआई रेगुलरली रूटीन इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में एमआरआई ओनली तब सजेस्ट किया जाता है जब पेशेंट का एक्सरे नॉर्मल आ रहा है लेकिन फिर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस सस्पेक्टेड है, उस केस में। और पेन, एक्सरे में अगर कोई डिफॉर्मिटी भी आ रही है लेकिन पेन बहुत सीवियर है, उस केस में फाइंडिंग को कंफर्म करने के लिए कि कितना सीवियर डैमेज है उसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई करवाई जाती है। एमआरआई के थ्रू मेनिस्कस टीयर जो है, लिगामेंट डैमेज है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जनरली कोई ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस का मेन यूज यही है कि अदर जो मेटाबॉलिक जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो मेन मेन जो लेबोरेटरी फाइंडिंग जो हम देखते हैं इसमें, ईएसआर और सीआरपी जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में या तो नॉर्मल रहेगी या फिर माइल्डली इंक्रीज रहती है। लेकिन रुमेटॉइड आर्थराइटिस में ये दोनों ही बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, और गाउट के केस में माइल्ड या फिर हाई रहेंगे। ऐसे रुमेटॉइड फैक्टर या एंटी सीसीपी जो है, जो कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत मेन इन्वेस्टिगेशन है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो नेगेटिव रहता है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस में पॉजिटिव होगा, और गाउट में भी नेगेटिव होता है। यूरिक एसिड ओस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नॉर्मल रहता है एंड गाउट में इंक्रीज रहता है। अब आता है कि इम्पैक्ट ऑफ एल्डरली जीरियाट्रिक केयर। अब ओस्टियोआर्थराइटिस किसी एल्डर पर्सन में है, ओल्ड एज के किसी पर्सन में है, तो हम उनको मेडिसिन के साथ साथ में और क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं, उन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, ओस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट एल्डर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है। तो क्रॉनिक जॉइंट पेन रहता है उनको, रिड्यूस मोबिलिटी होती है, डेली एक्टिविटीज भी उनके इम्पेक्ट हो जाएंगी, और वॉकिंग एड्स पे उनको डिपेंड रहना पड़ता है। साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या आ सकता है, उनको डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी, पेन की वजह से स्लीप स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है, सोशली वो आइसोलेट कर जाते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है उनकी केयर गिवर्स पे, इकोनॉमिकली मेडिकली कॉस्ट जो आ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, या फिर अगर वो कुछ भी काम कर रहे थे वो प्रोडक्टिविटी उनकी डिक्रीज हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या है, लिमिटेड एडीएस एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और इंडिपेंडेंस उनकी नहीं रह पाती है, छोटे छोटे वर्क के लिए भी उनको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में हम क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं, तो मेन थिंग है वेट मैनेजमेंट। बीएमआई को हमें नॉर्मल लेवल पे लाना रहेगा, क्योंकि एवरी 5 kg वेट जो है वो 30 to 40% चांस इंक्रीज कर रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने का, और अगर ऑलरेडी है तो उसको और ज्यादा वर्स करता है। तो लूजिंग वेट इज क्रिटिकल एंड इट इज रिड्यूस। जैसे ही वेट रिड्यूस होगा तो जॉइंट पे लोड कम पड़ेगा, और इसी वजह से जो डिजीज की जो प्रोग्रेशन है वो हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। फिर आता है एक्सरसाइज। लो इम्पैक्ट एरोबिक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एक्सरसाइज करवा सकते हैं, हीट एंड कोल्ड थेरेपी है। स्टिफनेस अगर है तो वार्म अप्लाई करेंगे, और अगर स्वेलिंग है तो कोल्ड कोल्ड अप्लीकेशन करते हैं। न्यूट्रिशन में एंटी इंफ्लामेटरी डाइट है, एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी है, प्रोसेस्ड फूड को टोटली अवॉइड करना है, और योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल इंटेक कर रहा है,
तो उसको भी अवॉइड करना है और गुड क्वालिटी स्लिप लेनी है। इसके अलावा पेशेंट को जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए इंस्पायर करना है कि जो भी कोई जॉइंट का रिपीटेटिव यूज कर रहा है, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है, उसको उसका यूज थोड़ा कम किया जाए, वॉकिंग एड्स का यूज किया जाए और सपोर्टिव फुटवियर वियर किए जाए। फिर एक चीज आती है इर्गोनॉमिक्स। इर्गोनॉमिक्स क्या होता है? इर्गोनॉमिक्स में बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो प्रॉपर रहना चाहिए, मिनिमल स्ट्रेन आए, और जो जो बॉडी का पोस्चर प्रॉपर है उसी पोस्चर में हम बैठे या खड़े होएं या सोएं, जो भी नेचुरल पोस्चर है उसमें हमें वो डे टू डे एक्टिविटी उसी में करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बैठी हूँ तो मेरा नेक स्ट्रेट होना चाहिए, रिस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, नीज जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स हो वाइल स्टैंडिंग। स्टैंडिंग के टाइम एकदम स्ट्रेट नहीं रहे, नीज थोड़ा सा फ्लेक्स रहनी चाहिए और शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए। जैसे कि ये सिटिंग इकोनॉमिक्स है, कि जैसे कि ये फर्स्ट इमेज में इनकरेक्ट पोस्चर है और सेकंड में करेक्ट पोस्चर है, तो ये सिटिंग इकोनॉमिक्स है। और ये जॉइंट्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्ट्रेंडिंग, स्ट्रेंडिंग के टाइम पे ये तो दूसरा लेग थोड़ा इन्होंने आगे ज्यादा बेंड किया हुआ है इस इमेज में, लेकिन ये जो लेफ्ट लेग है जैसे स्लाइटली बेंड है, हल्का सा बेंड है, वैसे करेक्ट इकोनॉमिक्स जो है जॉइंट की, प्रॉपर लॉन्ग टर्म में जॉइंट आपका सही रहे उसके लिए ये सजेशन दिया जाता है कि स्लाइटली हल्का सा फ्लेक्स रहना चाहिए। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, इसके लिए बोला जाता है कि मोशन इज लोशन। कोई भी जॉइंट डिफॉर्मिटी है तो उसके लिए मोशन इज लोशन है, कि मोशन, पेशेंट जितना मोमेंट में रहता है उतना डिजीज की प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हो। तो क्या क्या मोशन कर सकता है पेशेंट? एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है। स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियल और कोर कोर मसल्स की। लेकिन हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं जैसे कि रनिंग और जॉगिंग है, वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रनिंग और जॉगिंग में बॉडी वेट जो है वो 3 to 6 टाइम्स बॉडी वेट जो है वो नीज और हिप पे प्रेशर डालता है। तो जॉइंट ऑलरेडी वियर टियर है और वहां पे इतना ज्यादा लोड पड़ेगा तो वो ज्यादा हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए रनिंग और जॉगिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के लिए स्ट्रेट लेग रेस करवा सकते हैं। क्वाड सेट्स हैं जिसमें कि जो अफेक्टेड नी है, मतलब दोनों साइड के नीज में करते हैं नीचे, टॉवल या कुशन की हेल्प से। वॉल स्क्वैट्स कर सकते हैं। ग्लूटियल स्ट्रेंथिंग के लिए, हिप्स हिप्स को स्ट्रेथन करने के लिए स्टैंडिंग हिप एडक्शन एबडक्शन है। एंड जॉइंट, इसमें ये तो सब करना चाहिए। इसके अलावा क्या नहीं करना है कि प्रोटेक्ट जॉइंट फ्रॉम इंजरी, कोई भी सडन ट्विस्टिंग है या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग है उसको अवॉइड करना है। करेक्ट पोस्चर रहना चाहिए आपका, करेक्ट एर्गोनॉमिक्स होना चाहिए, और कोई एक पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठना है, लॉन्ग पीरियड तक बैठना है, खड़े रहना है, तो पोस्चर को चेंज करते रहना है एवरी 30 to 45 मिनट्स में। फिर आता है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जो है, क्या क्या डाइट हम सजेस्ट कर सकते हैं? तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट बहुत रोल प्ले करती है, जैसे कि ओमेगा 3 रिच फूड है जैसे कि फ्लैक्स सीड है, वॉलनट है, चिया सीड्स हैं, टर्मरिक विद ब्लैक पेपर मिल्क। दूध जो है उसमें हल्दी और काली मिर्च डाल के अगर दूध का इंटेक करता है पेशेंट, तो ये माना जाता है कि हल्दी जो है वो बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखती है। जिंजर का इंटेक है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड। फूड्स टू अवॉइड, अब क्या नहीं खाना है? रिफाइंड शुगर एंड स्वीट्स, जो भी रिफाइंड शुगर है, स्वीट्स है, इनका इंटेक नहीं करना है। एक्सेसिव शुगर जो है, जंक फूड है, रेड मीट, एक्सेसिव सॉल्ट एंड सॉफ्ट ड्रिंक, इनका टोटली अवॉइड करना है इनको। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, मैदा प्रोडक्ट है, ये अवॉइड करने हैं। फ्राइड फूड और जंक फूड, क्योंकि ये इनमें ट्रांसफैट होता है जो कि इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। और एक्सेसिव सॉल्ट जो है, मोस्टली ये माना जाता है कि हम बाहर ऊपर से नमक नहीं डालें, लेकिन पिकल्स हैं, पापड़ हैं, प्रोसेस स्नैक्स हैं, इन सब में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेस में सॉल्ट होता है, तो इनका इसलिए अवॉइड करना है इनको। और एक्सेस सॉल्ट होगा तो वो वाटर रिटेंशन कॉज करेगा और जॉइंट में स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा जो है वो टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी अफेक्ट होगी, बोन वीक होगी, और उसकी वजह से वहां पे हाई शुगर होता है इन सब में, कोल्ड ड्रिंक्स में, तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इसके अलावा कुछ अलाइड थेरेपीज हैं, वो
भी करवा सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, हॉट हॉट एंड कोल्ड पैक थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी, और एक चाइनीज थेरेपी होती है ताई चाई। ताई चाई क्या है? एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज होती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन रिड्यूस करती है और स्टिफनेस को रिड्यूस करती है, और बॉडी के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। और इसमें बहुत स्लो मोशन में स्लोली एक्सरसाइज, स्लो मूवमेंट के साथ में जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उसमें एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो ये चाइनीज एक एक्सरसाइज का वे है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बहुत ही इफेक्टिव है इसका मैनेजमेंट। अब बात आती है होम्योपैथिक मेडिसिन। टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती हैं? तो फर्स्ट वेल नोन मेडिसिन रस्टॉक्स जो है, रस्टॉक्स में होता है स्टिफनेस बेटर फ्रॉम मोशन, टीयरिंग पेन रहता है टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, और ये जो पेन है वो वर्स होता है रेस्ट से, कोल्ड डैम्प वेदर में, बेटर होगा वार्मथ और कंटिन्यूड मोशन से। इसी का अपोजिट आ जाता है ब्राइनिया। ब्राइनिया में पेन वर्स हो रहा है स्लाइटेस्ट मोशन, स्टिचिंग पेन रहता है, उसके साथ में ड्राइनेस, इरिटेबिलिटी, और पेन जो होगा वो बेटर होगा रेस्ट से और प्रेशर से। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है अर्निका। अर्निका में सॉरनेस रहती है, जैसे कि ब्रुइस्ड सॉर फीलिंग एज इफ ब्रुइस्ड। और यहाँ पे अर्निका में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में अर्निका यूज आती है, वो ट्रॉमा रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस जो होते हैं उनमें अर्निका का काफी अच्छा यूज है। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है वहां पे डीजनरेटिव जॉइंट चेंजेस रहते हैं और कोल्ड स्वेट रहता है वहां पे। कैलकेरिया फ्लोर जो है उसमें बोनी इन्लार्जमेंट रहेगा और जो जॉइंट्स पे हार्ड ग्रोथ डेवलप हो जाती है। कैलकेरिया फोर्स जो है उसमें पेन जो है, पेन स्लोली ग्रो करता रहता है, स्टिफनेस रहेगी। नेक्स्ट आता है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में है जॉइंट डिफॉर्मिटी जो रहती है कॉस्टिकम में, वो बेटर होती है डैम्प वार्म एयर में। फिर आता है रूटा। रूटा में है लिगामेंट्स में ओए रहता है, वर्स होता है कोल्ड से और स्ट्रेन से। देन आता है सल्फर। सल्फर में बर्निंग पेन रहता है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगा, और स्ट्रेंडिंग से कंडीशन एग्रावेट करती है। देन पल्सिटिला। पल्सिटिला के जो पेन होते हैं वो वॉन्डरिंग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं, और पल्सिटिला के जो पेन रहेंगे वर्स फ्रॉम हीट और बेटर फ्रॉम ओपन एयर। देन आता फेरम फोर्स। फेरम फोर्स में क्या है? अर्ली इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है और सोरनेस की कंडीशन में दी जाती है। लीडम पाल जो है उसमें असेंडिक रूमेटिज्म रहता है, कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है। कैल्मिया। कैल्मिया में रैपिड शिफ्टिंग पेन होते हैं, नमनेस रहती है। मिडोराइनम। मिडोराइनम जो है इसमें अर्ली डिजनरेशन है, हाइपर मोबिलिटी है, और नाइट पेन रहते हैं मिडोराइनम में। फिर सिम्फाइटम जो है बोन की रिपेयर मेडिसिन है, पेरियोस्टियल पेन जो रहता है उसमें सिम्फाइटम का बेस्ट वर्क रहता है। फिर आता है काली आयोड। काली आयोड जो है वो नाइट में बोन पेन रहते हैं। शेयरिंग क्लोज्ड। काली आयोड जो मेडिसिन है उसमें जो पेन होता है वो नाइट के टाइम पे होता है, और बेटर होगा मोशन से, वार्मथ ऑफ बेड से। फिर दो केसेस लिए मैंने कॉलेज ओपीडी से। फर्स्ट केस है 69 ईयर की ओल्ड लेडी आई थी जिनके बाइलेटरल नी जॉइंट में पेन था लास्ट 4 to 5 मंथ्स से, और उनके नॉन केस था हाइपरटेंशन का, डायबिटीज मेलाइटिस का। और ये दोनों डिजीज उनको उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 3 इयर्स बिफोर। उसके बाद से उनको ये दोनों कंडीशन डेवलप हुई हैं, और अभी उनको नी में क्रैकिंग था वॉकिंग के टाइम पे, पेन था वॉकिंग में, थर्मल रिएक्शन का चिली था, और बहुत ही कम बोल रही थी। आंसर जो भी कुछ पूछा जा रहा था उनको वो सारा एक ही लाइन में उनको आंसर कर रही थी, बहुत ज्यादा बोल नहीं रही थी, बहुत ज्यादा उगलवाने पे भी बस यस नो या फिर ओनली आंसर नोडिंग में कर रही थी। तो सिम्टम्स के बेसिस पे हमने उनको नेट्रम्योर दिया। नेट्रम्योर 30 की 3 डोज दी थी 15 डेज के लिए। 15 डेज के बाद में पेशेंट का जो फॉलोअप आया उसमें उनको जो पेन था, चलते टाइम जो पेन हो रहा था उसमें 40% इम्प्रूवमेंट था, और अभी ये केस अंडर ट्रीटमेंट है। दूसरा जो पेशेंट था वो 73 ईयर की ओल्ड लेडी थी, इनको भी बायलेटरल नी पेन था, मेनली राइट साइडेड नी में, पास्ट लास्ट कुछ सालों से। और जो लेडी है वो रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड थी ये, फास्टिडियस थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि स्कूल में भी उतना ही फास्टिडियस थी अपने वर्क को लेके, और फैमिली को लेके भी वो उतनी फास्टिडियसनेस थी उनमें। स्टिचिंग पेन था नी के अंदर, और जो पेन था वो एग्रावेट कर रहा था प्रेशर से, डैम्प वेदर से, और नाइट में पेन जो है वो एग्रावेट हो रहा था।
एमुलेशन था उसको उनको मोशन से। और वहां पे नी जॉइंट पे स्वेलिंग, एक्सेसिव स्वेलिंग थी। तो और पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल थी, थर्मल रिएक्शन उनका हॉट था। इसमें भी सिम्टोमेटिक बेसिस पे लाइकोपोडियम 200 का सिंगल डोज दिया 15 डेज के लिए। और आफ्टर 15 डेज पेशेंट को पेन कुछ हद तक रिलीफ मिला है। तो इसलिए दोबारा जो 15 डेज के बाद में जो लेडी आई, तो उनको सेम मेडिसिन रिपीट कर दी गई नेक्स्ट 15 डेज के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी हमारे पास 5 मिनट और है, अगर किसी किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क एनीवन। सहानी सर भी हमारे साथ ही हैं अभी यहाँ पे। यस सर, यू कैन अनम्यूट सर। ओके। सो अंशुल जी, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है। और अ, ये केस को उसका रिपर्टोरियल एनालिसिस आपने नहीं किया है क्या? सर एक्चुअली हमारे ओपीडी में पेशेंट्स का लोड बहुत ज्यादा रहता है, तो रिपर्टाइज नहीं कर पाई थी मैंने, विदाउट रिपर्टाइज ये मेडिसिन दी थी। अ, रिपर्टाइज नहीं कर पाए थे तो पेशेंट्स। मैं ये कहूँगा, हमको बुला लीजिए अपने ओपीडी में, और मैं आपको हर एक केस को बिजी क्लिनिक में कैसे केस को रिपर्टराइज करके दिया जाता है वो मैं सिर्फ बता सकता हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस, आपने दवा तो ठीक ही है, दवा काम कर गया ये अलग बात है, लेकिन एक एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है कि आपका उसका डाटा बेस्ड हो, है ना। तो उसका जैसे आपने लाइकोपोडियम सेलेक्ट किया एक में, और एक में शायद दूसरा में क्या था, तो उन दोनों को आपने सेलेक्ट किया है। तो ये सिलेक्शन का जो है, सो आप ये सॉरी नेट्रम म्यूरिटिकम दिया। तो नेट्रम म्यूरिटिकम पर आपका, मुझे लगता है कि आपका उसका मेंटल इमोशनल फीचर्स को आपने ज़्यादा टेकअप। यस हाँ हाँ, ठीक है ना। तो मेंटल। ये बहुत ही मेंटल फीचर्स था लिखा, ये है अप्रोच। लेकिन देखिए, मैं अब बताता हूँ। मैं तो ऑनलाइन पेशेंट देख लेता हूँ, और जब ऑनलाइन रहता है तो मेरे टेबल पर जब मैं बैठता हूँ तो मैं कंप्यूटर मेरा ऑन रहता है, और एक्यूट केस भी मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, देता हूँ। और बहुत इससे क्या होता है कि बहुत फास्ट है, और क्या हो, कभी कभी जो दिमाग में दवा होता है उससे अलग दवा आ जाता है। अभी केस मैं एक बताता हूँ। अभी एक कोल्ड एंड कफ का अथी था, उसके बाद में हाई फीवर हो गया, सर्दी था। और एक बच्चे का केस था जो कि पहले बहुत खाता नहीं था, एपिटाइट उसका बड़ा पुअर था। लेकिन जैसे ही उसको अथी फीवर आया, तो वो माँ रोटी दो, माँ चावल दो, दिन में 4-5 बार उसने खाना मांगना शुरू किया। तो अब यहाँ पर आप ऐसे कोई दिमाग में उसको लोग जनरली बेलाडोना दे देंगे, हाइपर एक्टिव मान करके, और रस्टॉक्स दे सकते हैं कोल्ड टेंडेंसी को लेकर के। लेकिन यहाँ पर आपका क्या दवा हो सकता है बताइए? एपिटाइट इंक्रीज ड्यूरिंग द फीवर, एनीवन इन द। ये बड़ा शॉर्ट केस है, और विद इन 1 डे मेरे पेशेंट का फीवर नॉर्मलाइज हो गया। एकोनाइट, नो सर। बहुत इसमें ये एकोनाइट, ट्यूबरकुलिनम। चलिए और गेस कीजिए कुछ लोग। Pulsatilla, any more? हाँ, with the Victus phosphorus. That's good. You are right. हमने उसको फास्फोरस 0/6 पोटेंसी दिया। यूजुअली मैं एक्यूट को हाई पोटेंसी से देता हूँ, यहाँ के सिम्टम्स मिनिमम के मैं शाम को दिया हूँ, रात में उसको ठीक रहा, और सवेरे वो अपना फीवर उसके नॉर्मल हो गए। तो एक लोग ये अभी जैसे नाइट, ट्यूबरकुलिनम, पल्सेटला, ये तरीका बहुत अच्छा होता है। एक और केस का अभी बताता हूँ। मैं एक्यूट केस को हैंडलिंग के लिए बता रहा हूँ, क्रॉनिक केस तो आप रिपोर्ट ट्राई जरूर करती होंगी अंशुल जी। मैं एक्यूट केस की बात कर रहा हूँ, ओपीडी जहाँ बहुत बिजी है।
तो कितना फास्ट होता है। वो भी एक अभी फीवर का सीजन है, से सबको बीमार पड़ रहा है। और पानी का प्यास था, काफी प्यास, सॉरी फल प्यास था। और पानी जब पीने लगती थी तो लेडी थी, एजेड लेडी थी, और उसको पानी पीने लगती थी तो उसको पानी का स्वाद तीता लगता था, और थर्स्ट बहुत ज्यादा था, और भी बहुत सारे सिम्टम्स थे। मैंने सब इतना इतना केस को, ये केस मेरा यूट्यूब में आप देखिएगा, मैंने इस केस को पोस्ट किया हूँ कल या परसों। तो इस केस को देखिएगा। इसमें मैंने मेडिसिन को क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिलेक्शन में। थर्स्ट इंक्रीज्ड, सॉरी नो थर्स्ट, बट वाटर टेस्ट बिटर, फीवर विद द चिल, एंड इट वाज एग्रेवेटिंग इन द इवनिंग। एनी मेडिसिन्स? आई थिंक वी आर क्रॉसिंग द टाइम, सो मैं ही बता देता हूँ। मैंने आर्सेनिकम दिया। लोग थर्स्टलेस में, थर्स्टलेस में आर्सेनिक नहीं सोचते हैं, मैंने आर्सेनिक दिया, एंड आर्सेनिक डिड वंडरफुल, क्योंकि थर्स्टलेस ड्यूरिंग ये हीट में भी आपको आर्सेनिक है ना, उसका चिल स्टेज पर डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा था अंशुल जी आपका सेशन, और मुझे लगता है आप सेशन को हम लोग 1 मिनट क्रॉस कर चुके हैं। यस सर। हाँ, तो अभिषेक जी आप अपना इसको कंक्लूड कीजिए, आप मैडम को वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for this wonderful session. Now, I am handing over the session to next team.